Alright, namaste to all of you and I welcome you in the series of the research methodology. लास्ट क्लास में हमने जो सेकंड स्टेप के बारे में डिस्कशन किया था, सेकंड स्टेप जो हमारा था वो था लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू हमें कैसे करना है, क्या होता है, क्यों जरूरी है लिटरेचर रिव्यू आपके रिसर्च में, ये हमने देखा था। और किस तरीके से हम एक्सेल सीट में जाकर के मेथड को लिखते हैं, कौन से ऑथर हैं, उनके की कॉन्सेप्ट्स क्या है, और आपको देखना रहता है कि वे ऑफ डेटा कलेक्शन क्या है। तब आपके दिमाग में एक फ्रेम बनता है कि मैं जो हूँ अपने रिसर्च में किस तरीके से मेथड लूंगा और किस तरीके से डेटा कलेक्शन लूंगा। तो ये सारी चीजें आपको लिटरेचर रिव्यू से पता चलती है और इसी वजह से लिटरेचर रिव्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिसर्च में। दूसरी चीज और जो तीसरा स्टेप हमें पढ़ना है रिसर्च में वो है आपकी मेथड से संबंधित चीजें, मेथड और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो कि लिटरेचर रिव्यू में ही आते हैं, जिसको आज हम अपने क्लास में देखेंगे। लाइक एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, ऑन्टोलॉजी क्या होता है, ये चीजें ऐसे लगती है जैसे मानो कोई बम फूट रहा है। एग्जाम में ये वर्ड बार बार आपसे पूछे जाते हैं कि एग्जामिनर ये जानता है कि बच्चे जो है भारी भरकम वर्ड कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी जनरली इससे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली जब आप हिंदी में पढ़ोगे इस वर्ड का मतलब ही कुछ ढेर सारा मतलब एग्जैक्ट वो नहीं होता जिससे आप गेस कर सकते हो। तो इस वर्ड को हम आज क्लास में देखेंगे और हम ये देखने वाले हैं कि जब हम बात करते हैं मेथड की कि कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, ये सारी चीजें हम कैसे करेंगे। तो जैसे ही आपकी टाइप्स ऑफ रिसर्च से हमें पता चलता है कि हम अपने रिसर्च में कौन सी मेथड अपनाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिस्टोरिकल रिसर्च करने जा रहे हो तो मेथड जो है वो ये रहते हैं कि आप इस मेथड से जाओ। तो फॉर एग्जाम्पल आप इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यूअर पूछता है कि आप किस डोमेन में जो है रिसर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने उन्हें बताया कि आई एम गोइंग टू स्टडी द पोस्ट कॉलोनियल, गोइंग टू स्टडी द वुमेन के बारे में स्टडी करना चाहती हूँ, या फिर मान लीजिए कि मैं वुमेन के कंडीशन चाहता हूँ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो आपसे प्रेडिक्ट कर लेंगे कि या तो आप पोस्ट कॉलोनियल, क्रिटिकल थियरी, अलग अलग मेथड, एग्जाम्पल आप सर्वे मेथड, ये सब आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि मैं पोस्ट कल्चरल या फिर मान लीजिए कि कुछ कल्चरल है तो ज्यादा इथनोग्राफिक मेथड यूज, और ये सारी चीजें तब आती है जब आप अलग अलग लिटरेचर को पढ़ते हो, ढेर सारी आपको एक्सपीरियंस हो जाती है संबंधित। तो जब आप इंटरव्यूअर के पास जाते हो तो वो पूछते हैं कि विच मेथड यू आर गोइंग टू अप्लाई, क्योंकि उनको मेथड के बारे में अंदाजा हो जाता है। अगर कुछ आपने ऐसा मेथड बोला जो कि थोड़ा हटके है, सो देन दे आस्क कि आप ये कैसे करने वाले हैं। तो इस तरीके से इंटरव्यूअर आपको मेथडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम सीआर कोठारी की बुक रेफर कर रहे हैं, सीआर कोठारी के बुक में ये क्लियरली आप टेबल को देख सकते हैं, जस्ट सी दिस टेबल, और इसके बीच में मेथड, टाइप्स ऑफ रिसर्च और मेथड के बीच में एक लिंकेज ड्रॉ किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लाइब्रेरी रिसर्च में आप कौन से मेथड यूज करेंगे, जैसे कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को आप एनालाइज करोगे, डॉक्यूमेंट्स को आप देखोगे और इसमें जो टेक्निक आप यूज करोगे, फॉर एग्जाम्पल कंटेंट एनालिसिस करोगे, या फिर मान लीजिए कि फिल्म स्टडी आप करने जा रहे हो, फिल्म स्टडी करने जा रहे हो तो आप फिल्म या फिर उसके कंटेंट, डायलॉग एनालिसिस, ये सारी चीजें आप देखोगे कि क्या क्या डायलॉग बोल रहे हैं, उनके बारे में देखो। म्यूजिक स्टडी यू विल गो टू द लिरिक्स एनालिसिस। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, यू विल कम टू द, आपके टाइप्स को देख करके, किस तरह की रिसर्च है देख करके मैं मेथड प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, मैं टेक्निक प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि आप कौन से टेक्निक, कौन से मेथड यूज कर रहे हो। तो ये जनरली तब आता है जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, जब आप ढेर सारे लिटरेचर को पढ़ते हो। उसके साथ साथ आप दूसरा टाइप है फील्ड रिसर्च। फील्ड रिसर्च एक टाइप्स ऑफ रिसर्च है जहाँ पे आप किसी नेचुरल सेटिंग में जाकर के स्टडी करते हो। वहाँ पे आप लैब सेटिंग से बिल्कुल अलग होता है, जो जैसे रहता है वैसे ही जाके स्टडी करते हो। तो उसमें जो मेथड यूज होगा दैट विल बी लाइक आप जाकर के पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व करते हो, जो जैसी कल्चर है उनको जाकर के आप ऑब्जर्व करते हो, अवलोकन करते हो, और इसके लिए जो आप टेक्निक यूज करोगे, इंटरैक्ट करोगे आप उनसे, इंटरैक्शन, उनकी रिकॉर्डिंग करोगे, मास ऑब्जर्वेशन, फॉर एग्जांपल उनकी शादी विवाह कैसे हो रहा है, खान पान कैसे, ये सारी चीजों को आप रिकॉर्ड करोगे, एक ब्यौरा दोगे रिसर्च में। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आप इंटरैक्शन करोगे, जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे, जब आप आइडेंटिफाई करोगे, इंटरव्यू लोगे, तो ये सारी किस्में आ जाती हैं टेक्निक में। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कि आप साइंस के बच्चे हैं, खास करके मैं ह्यूमैनिटीज बच्चों के बारे में बात करी, ह्यूमैनिटीज के आप डिफरेंट
टाइप्स लेते हो, और उसमें हम मेथड के बारे में देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें तो एक एग्जाम्पल है, जब आप सी आर कोठारी की बुक में जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई है। मैंने आपको एक जस्ट के फॉर्म में बताया कि किस तरीके से अगर आप कंफ्यूज हो प्रपोजल बनाने में कि मेरे रिसर्च में कौन सा मेथड आएगा, कौन सी टेक्निक आएगी, तो जस्ट गो टू द सी आर कोठारी बुक। वहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ सिलेक्शन में, टॉपिक सिलेक्शन में, और आपको मेथडोलॉजी सेक्शन में कि कैसे हम लिटरेचर रिव्यू करें। और जब आप लिटरेचर रिव्यू करोगे ना, 9-10 लिटरेचर पढ़ोगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा जो ये है उसमें कौन कौन सी मेथड यूज की जा रही है। तब आपको एक कंक्रीट आइडिया मिलेगा। आप चैट से करोगे तब आपको आइडिया नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें जो है आप कंफ्यूज रहोगे। लेकिन जब आप लिटरेचर को पढ़ोगे, यू विल हैव आइडिया कि बाकी सारे रिसर्चर कैसे वर्क कर रहे हैं और मुझे किस तरीके से वर्क करना है। सो दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। मैथडोलॉजी के बारे में जब भी आप JNU जैसे या फिर DU जैसे या फिर IITs में जाकर के इंटरव्यू देते हैं, तो वो आपसे इससे रिलेटेड चीज़ें जरूर पूछते हैं कि विच मेथड यू आर गोइंग टू अप्लाई इन दिस रिसर्च। तो मेथड को लेकर के आप बिल्कुल क्लियर हो जाइएगा जब भी आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं या फिर प्रपोजल सबमिट करते हैं। सो मेक योर मेथड वेरी क्लियर। और जब हम आएंगे हाइपोथेसिस में, डेटा कलेक्शन में, सैम्पलिंग में, तो ये सारी चीज़ें हम डेप्थ में डिस्कशन करेंगे कि एक मेथडोलॉजी के अंदर भी क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम थोड़ा सा वैसे भारी भरकम टॉपिक पे आते हैं जो कि जनरली हमें कंफ्यूज करती है, और वो भारी भरकम टॉपिक है, पहला वर्ड है मेथडोलॉजी। पहला वर्ड है मेथडोलॉजी, दूसरा वर्ड है ऑन्टोलॉजी, और तीसरा वर्ड है आपका एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी और एक, अगर आपको एक तरीके से मेटाफिजिक्स, ये आपको CR कोठारी के बुक में, CR कोठारी KVS मदान के बुक में दिया है मेटाफिजिक्स। बट मुझे लगता है कि इन तीनों के बीच में आप समझ जाओगे, दैट विल मोर बिकम रेलिवेंट। तो मेटाफिजिक्स के बारे में हम बाद में देखेंगे और ये कैसे रिलेटेड है, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बट ये जो है 3 वर्ड, ये आपके रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है और एक तरीके से आपके रिसर्च की आधार बनाती है। तो हम एक एक करके इसको डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ये वर्ड समझते हैं, ऑन्टोलॉजी। ये वर्ड समझिए, ऑन्टोलॉजी का मतलब क्या होता है। ऑन्टोलॉजी इन द सेंस कि यहाँ पे वर्ड ओ का मतलब क्या है, इट्स लाइक कि व्हाट एग्जिस्ट, ठीक है, यानी कि जो चीज है वो कैसे है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। स्टडी ऑफ बीइंग, इसको हिंदी में एक बार आप चेक कर लेना एग्जैक्ट हिंदी क्या होता है, बट इसको हिंदी में ऑन्टोलॉजी ही कहते हैं। बट इसका जो हिंदी होता है एग्जैक्ट हिंदी, दैट इज ज्ञान मीमांसा। इसका हिंदी होता है ज्ञान मीमांसा, यानी कि जो भी ज्ञान आपको है उसके बारे में आप स्टडी करोगे कि ये कैसे है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल व्हाट के बारे में स्टडी करते हो, व्हाट के बारे में कि जो चीज़ है वो क्या है, उसकी वास्तविक चीज़ों में जाते हो। और जब हम यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं तो आप हाउ के बारे में बात करते हो, कैसे है। और मेथडोलॉजी इन द बिगर सेंस, कल मैंने आपको मेथडोलॉजी बताया था कि ये एक बिगर टर्म होता है जिसके अंदर आप ये बताते हो कि मेरा डिज़ाइन क्या होगा, मेरा डेटा कलेक्शन क्या होगा, मेरा सैम्पलिंग क्या होगा, ये सब कंसिस्ट करती है आपकी मेथडोलॉजी। तो सबसे पहले हम ये 2 वर्ड को समझते हैं, फिर हम मेथडोलॉजी पे आएंगे और लास्ट में हम तीनों के बीच में कोरिलेशन ड्रॉ करेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं ऑन्टोलॉजी की तो हम स्टडी ऑफ बीइंग कहते हैं। इट्स अ स्टडी ऑफ बीइंग। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, यानी कि इसका मतलब ये है स्टडी ऑफ बीइंग, जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ हमारे अस्तित्व में है, सामाजिक चीज़ में, प्राकृतिक में अस्तित्व में है, वो आपको देखना है कि ये क्या है, कैसे है। कैसे का जब भी आता है कि यानी कि कैसे यहाँ पे बताएगा, ये आप जो भी चीज़ आपको दिख रहा है आसपास उसको आप एक तरीके से देखते हो। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च का मतलब क्या होता है, रिसर्च का मतलब इट्स गिव अ न्यू पर्सपेक्टिव, एक आपको नया नज़रिया दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम स्टडी कर रहे हैं इंडिया की वुमेन के बारे में, ठीक है, इंडिया की दलित वुमेन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। लेट्स फॉर एग्जाम्पल दलित वुमेन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो दलित वुमेन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें हम जितनी भी चीज़ें, जितनी भी नॉलेज है उससे रिलेटेड हम बात करते हैं कि दलित वुमेन का कंडीशन क्या है। सारी चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, यानी कि जो भी चीज़ हमारे आसपास अस्तित्व में अभी दिख रही है
उनके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज ऑन्टोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ बीइंग, जो जैसे है वैसे स्टडी कर रहे हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें ऐसी है ना कि जो हमें दिखती नहीं है बट फिर भी वहां पे व्याप्त है। मान लीजिए कि ऑपरेशन कैसे उनको शोषण किया जा रहा है, ये सारी चीजें हम हैं। तो स्टडी ऑफ बीइंग हमें दिख रहा है वो शोषित हो रहे हैं बट फिर भी हमें कोई ऐसा कंक्रीट या फिर कोई एक पर्टिकुलर वर्ड नहीं मिल रहा है जिससे हम इसको बता पाए। तो इसी को कहते हैं स्टडी ऑफ बीइंग, यानी कि जो चीजें हो रही है उसको हम कैसे लेके आए नॉलेज में, दैट इज कॉल्ड ऑन्टोलॉजी। यानी कि जो भी चीज अस्तित्व में है उसको आपको बताना, ये भी एक रिसर्च का काम है। तो ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ बीइंग, जो भी चीज अस्तित्व में है उसके बारे में, या फिर जो भी चीज हमारे प्रकृति के आसपास है उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑन्टोलॉजी। अब दूसरा आता है हमारा एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी के बारे में जब हम बात करते हैं कि कैसे, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप दलित वुमेन के बारे में स्टडी कर रहे हो, दलित वुमेन के बारे में आपने ये अध्ययन किया और आपको ज्ञान ये मिला कि दलित वुमेन इज द मोस्ट ऑपरेस्ड। ठीक है, आपने ये देखा कि दलित वुमेन इज ऑपरेस्ड, मतलब कि दलित वुमेन बहुत ही ज़्यादा शोषित हो रही हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने एक स्टेटमेंट देखा, ये एक रिसर्च फाइंडिंग मिली। अब देखिए आप लाइक एज अ रिसर्चर आप ये देखोगे कि ये जो बात हमें बता रहा है, ये जो ज्ञान मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, किसके द्वारा मिल रहा है, इन द सेंस कि फॉर एग्जाम्पल आप ये देखोगे क्या ये जो रिसर्च है एक दलित की व्यथा से रिलेटेड है कि या फिर कोई वेस्टर्न थिंकर आके आपको ये बता रहा है। ठीक है, तो आपको देखना है कि ये जो नैरेटिव है, ये कथन है, ये किसके द्वारा फॉर्म किया गया है, इस कथन के पीछे उनका क्या ध्येय है, क्या वो बताना चाहते हैं कि आई एम सुपीरियर, दलित इज इंफीरियर। जबकि रिसर्च ये भी कहता है कि दलित वुमेन बिकम द मोर फ्रीडम एज कंपेयर टू द हायर कास्ट वुमेन। हायर कास्ट वुमेन के पास लाइक बहुत सारे व्यवधान रहते हैं, जैसे वो वर्क करने नहीं जा सकती, घर में उनको बंधे रहना, जबकि दलित वुमेन दे आर मोर फ्रीडम, दे एंजॉय द मोर फ्रीडम, वो चूज कर सकती है किसी भी जॉब को, दे कैन हैव आई मीन अदर वर्क रिलेशन, आई मीन दे कैन गो आउट ऑफ द हाउस एंड दे कैन वर्क एज दे वांट, तो वहां पे उनकी फ्रीडम रहती है। जबकि हम जब अपर कास्ट वुमेन के बारे में देखें तो दे आर रिस्ट्रिक्टेड इन देयर हाउस। तो इस तरीके से हमें ये देखना है कि क्या जो हम स्टडी कर रहे हैं दलित वुमेन के बारे में, क्या ये दलित वुमेन के रियल कंडीशन को बता रही है। अगर नहीं बता रही है तो ये जो हमने पढ़ा है दलित वुमेन आर ऑपरेस्ड, ये बातें हमें कौन बता रहा है, क्या ये वेस्टर्न थिंकर बता रहे हैं या फिर हायर कास्ट के कोई स्कॉलर ऊपर ऊपर से स्टडी करके बता रहे हैं। अगर मान लीजिए ये दलित स्कॉलर बता रहा है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है, दैट रिसर्च बिकम मोर कॉलिंग, वो रिसर्च जो है ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च के अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि जो भी हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, वो कैसे है, कौन बता रहे हैं, और मेथडोलॉजी हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप पढ़ना चाहते हो दलित वुमेन के बारे में और मेथड आप यूज कर रहे हो लिबरल पर्सपेक्टिव, यानी कि आप अमेरिकन पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, आप दलित वुमेन के बारे में पढ़ रहे हो बट आप वेस्टर्न स्कॉलर के आइडियाज को लेकर पढ़ रहे हो, तो दैट रिसर्च इज नॉट सक्सेसफुल। अगर आप दलित वुमेन के बारे में पढ़ते हो तो आपको सबाल्टर्न थियरी या फिर मान लीजिए आपको पोस्ट कॉलोनियल थियरी या फिर एवरीडे स्टडी पढ़ना होगा जिससे आपको एक क्लियरर पिक्चर मिल जाए। तो हर रिसर्च में ये सारी चीजें देखी जाती है कि ऑन्टोलॉजी क्या है, ज्ञान मीमांसा, आप जो ज्ञान देना चाहते हो वो कैसे है, किसके द्वारा गढ़ा गया है। क्योंकि रिसर्च भी क्या है, रिसर्च एक तरीके की स्टोरी है जिसको आप फर्दर आगे बढ़ा रहे हो, और उस पॉलिटिक्स में आपको ट्रैप नहीं होना है। यू हैव टू ट्राई टू बी मोर अनबायस्ड, आपको जो पिक्चर देना है वो बहुत ही ज़्यादा अनबायस्ड होना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादातर यही करते हैं रिसर्च में, बायसनेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, और हमें इस ट्रैप में ना पड़ कर जो भी चीज़ें हमें पता है उसको हमें अनबायस्ड वे में अपने रीडर के सामने रखना है। तो इन चीज़ों के बारे में जरूरी जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि मेथडोलॉजी क्या है, ऑन्टोलॉजी क्या है और एपिस्टेमोलॉजी क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया। अब थोड़ा सा हम पीपीटी के फॉर्म में इसको देख लेते हैं। देखिए जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी के बारे में, तो एक चीज आप देखोगे, जैसे ये है आपका ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी, जहाँ पे हम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं।
तो तीन चीजें आप हमेशा याद रखोगे, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और मेथोडोलॉजी. लेट मी चेक वेयर इट हैज बीन रिटन. यस. तो मेथोडोलॉजी क्या होता है कि आप पूरे डेटा को किस तरीके से व्यवस्थित कर रहे हो, एम्पिरिसिस्ट, इंटरप्रेटिस्ट, ये सारी चीजें आप दिखाते हो, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, या फिर मान लीजिए कि आप जो है जैसे है वैसे आप लिख रहे हो, या फिर आप साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का यूज कर रहे हो. तो इसमें जनरली हम कहते हैं, या फिर रियलिस्ट, क्रिटिकल, कंस्ट्रक्टिविस्ट. तो ये सारे क्या है, दैट्स आर द मेथोडोलॉजी. अब फॉर एग्जाम्पल ऑन्टोलॉजी क्या होता है, ऑन्टोलॉजी में आप नेचर देखते हो, जो भी चीज आप स्टडी करते हो उनके बारे में आप बताते हो कि क्या चीजें हैं और इसके बारे में क्या प्रकृति है, क्या उसका अस्तित्व है. जो चीज आप देख रहे हो उसके बारे में आप लोगों को बताते हो अपने रिसर्च में, दैट इज कॉल्ड ऑन्टोलॉजी. और एपिस्टेमोलॉजी में क्या होता है कि आप हाउ के बारे में बताते हो कि जो भी नॉलेज हमें दिया गया है एज ए रिसर्च के रूप में, क्या वो सही है, क्या उसके पीछे कोई मोटिव है, या फिर वो नॉलेज जो है जस्ट फॉर द लाइक कि अनबायस्ड वे में दिया गया है, क्या उसके बाद फर्दर रिसर्च किया जा सकता है. तो ये कोशिश की जाती है कि हम क्या करें, एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अपने रीडर के सामने रखें. अब देखिए, क्योंकि रिसर्च का मोटिव क्या होता है, रिसर्च का मोटिव होता है सत्य की खोज, सत्य की खोज. और ये जो खोज होती है वो निरंतर चलती रहती है, वो इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, इट गोज ऑन. और ये तभी होता है जब आप गैप ढूंढते हो. तो ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी आपको क्या करती है, एक तरीके से उस गैप को जानने में मदद करती है. मेथोडोलॉजी के आधार पे आप अलग अलग मेथड लगा के आप फर्दर रिसर्च कर सकते हो. ऑन्टोलॉजी में भी आप जो भी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो वैलिड है कि नहीं, कितना वैलिड है. फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्टडी पढ़ा आर्यन रेस के बारे में, और ये जो आइडिया है, यानी कि हमारे आर्यन रेस के बारे में ये जो आइडिया है ये किसने दिया, ब्रिटिशर ने हमें दिया. और ये इसलिए दिया गया ताकि देखिए, ये जो आप लोग कहते हो ना कि ब्रिटिशर जो है, ब्रिटिशर ने इंडिया को इन्वेड किया, इंडिया में जो आर्य रेस है वो खुद बाहर से आई हुई है. तो इस तरीके की थियरी जो है वो हमें, ये नॉलेज है, ये ऑन्टोलॉजी का पार्ट है. हमें जो भी दिखता है उसको एक नॉलेज के फॉर्म में, क्योंकि सत्य कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि यूनिवर्स क्या है, बट हम अलग अलग थियरी देते हैं, बिग बैंग थियरी देते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट थियरी देखते हैं कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई होगी. कोई कहता है कि उल्का पिंड गिरा होगा और फिर समय के साथ वो ठंडा होकर के धीरे धीरे क्या हुआ होगा, ठंडा होकर के आइस एज हुआ होगा, फिर उसके बाद डायनासोरस विलुप्त हुए होंगे. बट ऐसा हम एग्जैक्टली नहीं देखे हैं. रिसर्च भी क्या है, रिसर्च एक सत्य की खोज है. और इसी वजह से आप देखोगे कि ये जो आर्यन रेस हो गया या बिग बैंग थियरी, जो भी थियरी है, ये हमें यही बताती है कि जो भी हमारे सामने है, ये ब्रह्मांड या फिर मान लीजिए कि भारत देश, ये कैसे है, इसके बारे में नॉलेज देना ही क्या है, ऑन्टोलॉजी है. ऑन्टोलॉजी में आप जो भी चीज है उसके बारे में बताते हो. और दूसरा वर्ड है एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी यानी कि अब ये जो नॉलेज है उस पर आप क्वेश्चन मार्क करोगे कि हेलो, ठीक है, यू आर टॉकिंग अबाउट इंडियन, बट हु इज गिविंग दिस थियरी, यू हैव अनदर थियरी. आपने संगोली सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा, या फिर आए दिन आप देखते हो कि नई नई खुदाई होती रहती है और हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो आर्य थे, there is the another civilization that has been already existing in India. तो इस तरीके से आप पहली जो थियरी है उसको आप चैलेंज करते हो. तो हमें क्या मिला इससे, हमें एक नई इंफॉर्मेशन मिलती है, और इसी को हम कहते हैं रिसर्च. हमने एक चैलेंज को, एक थियरी को चैलेंज करके एक दूसरी नॉलेज दी. और रिसर्च भी क्या है, रिसर्च एक साइकिल है, और हम इसी तरीके से एक स्टडी को चैलेंज करके दूसरी स्टडी लाते हैं, दूसरी से तीसरी, और ये जो गैप है, लिटरेचर रिव्यू है, ये अनवरत चलते रहता है, और हम जो है एक तरीके से सत्य की तरफ बढ़ते जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं रिसर्च. तो इसी वजह से जब भी आप लिटरेचर रिव्यू करोगे तो आपको ये तीन वर्ड बार बार आएंगे, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी. और ये कैसे संबंधित है लिटरेचर रिव्यू से, ये भी जानना बहुत जरूरी है. तो लास्ट टाइम एग्जाम में आया था कि द वर्ड एपिस्टेमोलॉजी और ऑन्टोलॉजी रेफर्स टू, इसका मतलब क्या है. तो आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए रादर देन कि आप रटिए इसको. ऑन्टोलॉजी का मतलब क्या है कि स्टडी ऑफ बीइंग, यानी कि जो भी चीज अस्तित्व में है उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ऑन्टोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है कि जो भी स्टडी, जो भी नॉलेज है आपके पास, वो नॉलेज आपको कैसे मिली, क्या वो बाहर से मिली, क्या वो वही लोगों ने दिया जो उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं.
अगर वो एक्सपीरियंस करके वो नॉलेज दे रहे हैं, दैट नॉलेज इज द फार ऑथेंटिक। बट जो बाहर से आप नॉलेज, फॉर एग्जाम्पल कि मैं पेरिस नहीं गई बट फिर भी मैं 2-3 लिटरेचर को पढ़ के ये कह रही हूँ कि पेरिस में आईफल टावर ऐसा रहा होगा, तो ये हो सकता है सही भी हो या फिर मेरी कल्पना के आधार पे हो। बट फॉर एग्जाम्पल एक वैसा पर्सन है जो पेरिस में रह के और पेरिस की खूबसूरती के बारे में बता रहा है, दैट विल बिकम मोर ऑथेंटिक। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज को चैलेंज करके यू कैन राइट अनदर रिसर्च, एंड इसी तरीके से रिसर्च जो है वो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कशन करेंगे कि हम हाइपोथेसिस फॉर्म करने के बाद रिव्यू कैसे करें, यानी कि एक डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। क्योंकि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के बाद हमें पढ़ना है कि आप जो है टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस मोर इन डेप्थ ऑफ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। टिल देन जस्ट कीप स्टडिंग द रिसर्च methodology.